उत्तराखंड ने अभी यूसीसी लागू कर दिया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इसको लागू नहीं किया। तो इस कमेटी को सार्वजनिक रूप से ये बताना चाहिए कि इन 2,33,000 सुझाव में से इनको कितने सुझाव लिव इन के रजिस्ट्रेशन के लिए मिले हैं। ये कोई फौजदारी का कानून नहीं है या अन्य तरीके का कानून नहीं है। मतलब व्यवस्था जो है विवाह की, वो यूसीसी के अकॉर्डिंग अब क्या है और क्या इसमें परिवर्तन आए हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस व्यवस्था से जो है वो लोग विवाह जैसे पवित्र जो बंधन है उससे विमुख भी होने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि लिव इन कोई बड़ी बात है या नई बात है। विदेशों में जो लोग थे वो जानवरों की तरह जोड़ा बना कर रहते थे कि लिव इन में जो है वो 18 साल से ऊपर के कोई भी रह सकते हैं। देखिए, जब आप कानून ला रहे हैं, इतने साल आपने अध्ययन किया, सब चीज़ों को खंगाला, लोगों से राय ली, तो पूर्ण कानून लाना चाहिए था। और क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है? लेकिन लिव इन का पंजीकरण नहीं होता है। ये जो विवाह का कंसेप्ट है, ये पूरे विश्व को भारत ने ही दिया है। तो हमारा जो हिंदू समाज है या अन्य समाज के लोग भी हैं, वो इसको अनैतिक मानते हैं। पहले तो मैं उन मैडम का नाम स्पष्ट कर दूं, मेरे ख्याल से उनका नाम डॉक्टर सुरेखा डंगवाल हैं। जैसे हम लोग मिताक्षरा पद्धति से संचालित होते हैं, जो हिंदू समाज है, तो उसका जानकार उस कमेटी में होना चाहिए था। मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो कुरान से संचालित होते हैं, तो उसके विशेषज्ञ होते, या जो ईसाई समुदाय के लोग हैं बाइबल से संचालित होते हैं, उनका जो रीति रिवाज है। तो इस प्रकार की व्यवस्था के जो धर्माचार्य हैं उनको कमेटी में रखना चाहिए था। आपको यही तो पता करना है कि लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं। इस यूसीसी के माध्यम से एक ही धर्म के जो लोग हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बीच में विवाह हो सकता है। कि आपका बच्चा 21 साल से कम का है, यहाँ पर इसके साथ लिव इन में रह रहा है, उनको आपत्ति करने का कोई अवसर वहाँ पर नहीं मिलता है। यूसीसी का जो सबसे विवादित जो मुद्दा है वो है लिव इन का। मेरी जानकारी में तो पहला ऐसा कानून अपने देश में बना है जिसमें इस प्रकार से जनता से राय मशवरा लिया गया। हमारे कुछ आंदोलनकारी साथी हैं और कानून की जानकारी नहीं रखते हैं। जहां हम ये कोटद्वार में हैं, यहीं पर दुनिया का सबसे पहला अडॉप्शन हुआ था। शकुंतला को कण्व ऋषि ने अडॉप्ट किया था। गार्जियनशिप की जहाँ तक बात आती है, तो मुस्लिम महिला अपने सगे बच्चों की गार्जियन नहीं हो सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो काफ़ी विशेष है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 27 जनवरी 2025 को हमारे उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या कह सकते हैं समान नागरिक संहिता जो है वो लागू हो चुकी है। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें अभी भी काफ़ी लोग जो है भ्रम की स्थिति में हैं कि यूसीसी है क्या और इसके क्या प्रावधान हैं, क्या इसमें खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारी बातों को लेकर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं अमित सजवान जी, जो कि कोटद्वार के सीनियर एडवोकेट भी हैं। और तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो खूबियां हैं, खामियां हैं, क्या है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में उनसे बात करते हैं। तो सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो दोस्तों, हम आगे चलें और आगे कुछ हमारे सवाल जवाब हों, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमारा आज का पॉडकास्ट है ये स्पॉन्सर्ड है चरेखा इंडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। चरेखा इंडिया जो कि 2016 से जैविक खेती और जैविक वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद पे बहुत अच्छा काम कर रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो आजकल केमिकल्स को, भोजन में जो केमिकल्स पड़ रहे हैं, जो हार्मफुल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड पड़ रहे हैं, उनकी वजह से जो खान पान हमारा बिगड़ा है उसके हमें बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट अब देखने को मिल रहे हैं अपने स्वास्थ्य में। तो इन सारी चीज़ों से दूर रखने के लिए आप जो है वो चरेखा इंडिया वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने जो पौधे हैं, जो फसलें हैं, उनमें आप जैविक खादें अपनाएं और जो बेहतर स्वास्थ्य आप उससे पा सकते हैं, क्योंकि जैविक है तो कल है, जैविक ही हल है। तो सर, जैसा कि आपको मालूम ही है, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और क्या मतलब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? क्या आप देखिए, जब भारत का संविधान लागू हुआ तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने एक व्यवस्था दी थी कि पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बनना चाहिए। और इसको उन्होंने जो संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उसमें इसको रखा था। लेकिन जो हमारे देश में तब से जो भी सत्ता में रहे, उन लोगों ने राजनीतिक कारणों से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया। और हमारे देश में केवल गोवा एक ऐसा राज्य था, वहाँ पर गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था और वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड उनकी आज़ादी से पूर्व लागू था। और जब गोवा अपने भारत के संघ में मिला तो वहाँ पर तब से वो यूनिफॉर्म सिविल कोड चला आ रहा है।
लेकिन आज़ादी के बाद इस देश के किसी भी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ। तो सर, जैसे हम बात करते हैं समान नागरिक संहिता, तो इसमें क्या है जो चीज़ें, मतलब समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है? देखिए, जो व्यक्तिगत कानून होते हैं, व्यक्तिगत कानून जैसे विवाह से संबंधित कानून, विवाह विच्छेद जिसे हम तलाक बोलते हैं, उससे संबंधित कानून, इसके अलावा जो बच्चे को गोद लेना है उसका कानून, उत्तराधिकार का कानून, गार्जियनशिप का कानून, तो इस प्रकार के जो कानून होते हैं जिनकी अलग अलग धर्मों में अलग अलग विधियाँ होती हैं, उन सबको मिला करके और उन सबकी सहमति से उसका एक कानून बनाना, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। तो जैसे सर हम देखते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वो तो विभिन्न धर्मों और जातियों में बंटा हुआ है, तो जो यूसीसी है वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर एक ही है सारे धर्मों में, या कुछ प्रावधान अलग अलग धर्मों के हिसाब से भी इसमें है? देखिए, ये जो उत्तराखंड का अपना नया यूसीसी बन करके आया हुआ है, इसमें जो विवाह का तरीका है वो तो सबका अपने अपने धर्म के अनुसार है। हर कोई, जैसे हिंदुओं के बीच में सप्तपदी का अनुष्ठान होता है, जो मुस्लिम लोग हैं उनके बीच में निकाह होता है, जो अपने सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनके बीच में आनंद कारज होता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में अलग अलग तरीके से उनके विवाह का अनुष्ठान होता है, तो वो उस तरीके से विवाह कर सकते हैं। लेकिन जो विवाह विच्छेद का जो इसमें तरीका है यूसीसी में, वो केवल वही तरीका है जो इस कानून के अंतर्गत दिया गया है। तो विवाह को लेकर जैसे अभी हमने देखा है कि 2010 से पहले भी कुछ नियम थे, फिर 2010 के बाद के हैं, फिर 2025 के बाद, तो अब इनमें क्या बदलाव आया? मतलब व्यवस्था जो है विवाह की वो यूसीसी के अकॉर्डिंग अब क्या है और क्या इसमें परिवर्तन आए हैं? देखिए, 2010 से पूर्व हिंदू समुदाय के अंतर्गत विवाह का पंजीकरण नहीं होता था। हिंदू समुदाय के लोग अपने किसी पुरोहित पंडित उनके समक्ष जाते थे और वो सप्तपदी का अनुष्ठान करके विवाह कर देते थे, लेकिन उसके पंजीकरण की व्यवस्था का कोई अनिवार्य प्राविधान नहीं था। सिर्फ ऐसा था कि यदि कभी किसी को विदेश जाना है और वहाँ का वीज़ा लेना है, तो ऐसी परिस्थिति में जो विदेश की एम्बेसी है वो उनसे विवाह के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को मांगते थे। तो तब हिंदू समुदाय के लोग, जो रजिस्ट्रार जिसके यहाँ ये रजिस्ट्री वगैरह होती हैं, ज़मीन की खरीद फरोख्त की रजिस्ट्री होती है, उसके कार्यालय में जा कर के वहाँ अपने विवाह का पंजीकरण करवाते थे और उस रजिस्ट्रार को हिंदू विवाह रजिस्ट्रार की पावर मिली थी, उसको हिंदू विवाह रजिस्ट्रार भी कहते थे। लेकिन 2010 के बाद अपने उत्तराखंड में विवाह के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था का कानून आया। तो 2010 के बाद ये प्राविधान हुआ कि कोई भी किसी भी कम्युनिटी का हो, उसके विवाह का अनिवार्य रूप से पंजीकरण होगा। जो उसमें सारे ही धर्म आ जाते हैं? सारे ही धर्म आ जाते हैं। लेकिन इससे पूर्व जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो लोग उनका जब निकाह होता था तो उनके यहाँ की व्यवस्था थी कि रजिस्टर में हस्ताक्षर होते थे और एक निकाहनामा उनको मिलता था, जो एक तरीके से उनका पंजीयन प्रमाण पत्र के रूप में माना जाता था। इसी प्रकार से जो चर्च में विवाह करते थे उनको भी एक प्रमाण पत्र चर्च से मिलता था, जो एक तरीके से उनका पंजीयन प्रमाण पत्र के रूप में उसकी मान्यता थी। लेकिन अब इन सब अलग अलग मान्यताओं को समाप्त करके एक यूनिफाइड पंजीयन प्रमाण पत्र की व्यवस्था की है। वो 2010 से जब हमारे यहाँ विवाह पंजीकरण का अनिवार्य विवाह पंजीकरण का अधिनियम आया, तब से व्यवस्था लागू हुई है। तो जैसे ये जो विवाह के जो रजिस्ट्रेशन और जैसे कि आपने बताया कि विवाह का तो है, सब अपने अपने धर्मों के हिसाब से इसमें कर सकते हैं, जो विच्छेदन का है उसमें अलग अलग से प्रावधान है? उसमें एक ही प्राविधान है। अच्छा, उसमें एक प्रावधान है, विवाह आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं अपने धर्म के हिसाब से। हाँ, जो विवाह विच्छेदन यानी तलाक का एक ही तरीका है, जो इस कानून के अंतर्गत जो उसमें प्राविधान दिए गए हैं उसी के अंतर्गत तलाक वो ले सकते हैं। वो सभी धर्मों के लिए एक सा कानून है उसमें? जी जी जी। तो ये तो खैर ठीक बात है, इसमें सबके लिए सब एक तरह से हुआ है। अच्छा, एक चीज़ जो है इसका जो यूसीसी का जो सबसे विवादित जो मुद्दा है वो है लिव इन का, जो इसमें लिव इन इन्होंने रजिस्ट्रेशन जो करवाने की अनिवार्यता की है। तो बेसिकली थोड़ा सा मैं इस पे आपके विस्तार से विचार जानना चाहूँगी कि लिव इन जो है वो क्या है और क्या इसमें जो रजिस्ट्रेशन का इन्होंने प्रावधान जो दिया है वो क्या है और क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है? ये जो कानून बना हुआ है यूसीसी, ये हमारे व्यक्तिगत जो कानून होते हैं, यानी जो जिस धर्म, जिस मान्यता, जिस रूढ़ी को मानता है,
उसके अंतर्गत बनाए गए कानून होते हैं। ये कोई फौजदारी का कानून नहीं है या अन्य तरीके का कानून नहीं है। तो इससे जो है आदमी का जो धर्म के हिसाब से आदमी जो दैनिक क्रियाकलाप करता है वो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, उसको प्रभावित करता है। और यदि हम देखेंगे कि दुनिया के किसी भी धर्म में लिव इन में रहने का प्राविधान नहीं है, और इसी कारण दुनिया के किसी भी देश में लिव इन में जो जोड़े रहते हैं उनके पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है। यदि किसी धर्म में ये व्यवस्था होती तो कहीं ना कहीं कोई देश इसके पंजीकरण की व्यवस्था करता, तो ये व्यवस्था नहीं है। केवल यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम इंग्लैंड बोलते हैं, वहाँ पर जो लिव इन में जोड़े रहते हैं वो अपनी जो शर्त होती है यानी टर्म्स कंडीशन का जो कॉन्ट्रैक्ट एक बनाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट का पंजीकरण करवा सकते हैं। हाँ, अगर उनको कुछ लगता है, लेकिन वहाँ पर भी लिव इन का पंजीकरण नहीं होता है। वो शर्तें मतलब कॉन्ट्रैक्ट है रहने की, साथ रहने हाँ, साथ में रहने की, कि जैसे उनके अगर घर का खर्चा कौन चलाएगा, मकान का किराया कौन देगा, पानी का बिल कौन देगा, बिजली का बिल कौन देगा, कल को बच्चे होंगे उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब वो साथ में रह रहे हैं, साथ में रहने पे बहुत सी चीज़ें होती हैं। आटा कौन लाएगा, चावल कौन लाएगा, मतलब उनके यहाँ जैसा भी व्यवस्था है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का पंजीकरण होता है, लेकिन लिव इन का पंजीकरण नहीं होता है। और कॉन्ट्रैक्ट का पंजीकरण भी इस तरीके से होता है जैसे आपसी लेन देन में हम लोग आपस में एक इकरारनामा बना लेते हैं, उस तरीके का इकरारनामा यदि वो चाहें बना सकते हैं, उसका पंजीकरण करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी लिव इन का पंजीकरण नहीं होता है। तो हमारा देश तो इन पश्चिमी देशों से भी आगे निकल करके एक नई व्यवस्था यहाँ पर कर दी है अपनी देवभूमि से लिव इन के पंजीकरण की। तो इसका वर्तमान में समाज बड़ा उद्वेलित है और इसका विरोध कर रहा है। आप अपने स्तर पर क्या कहते हैं लिव इन के लिए? ये तो रही समाज की बात की वो विरोध कर रहा है, आप अपनी जानकारी के और जो भी आपके हैं, आप क्या कहते हैं इसके लिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम जिस देश के निवासी हैं वो देश जो है अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए पूरे विश्व में माना जाता है। और मेरा यह भी मानना है कि ये जो विवाह का कंसेप्ट है ये पूरे विश्व को भारत ने ही दिया है। नहीं तो लोग जो विदेशों में जो लोग थे वो जानवरों की तरह जोड़ा बना कर रहते थे, तो इनको विवाह नाम की संस्था से परिचय भी भारत ने करवाया है। तो विवाह को लेकर के बहुत बड़े मूल्य हैं, और यदि कहीं पर कोई लड़का लड़की अविवाहित रह करके साथ में रह रहे हैं तो हमारा जो हिंदू समाज है या अन्य समाज के लोग भी हैं वो इसको अनैतिक मानते हैं। तो ये मेरे अनुसार तो एक अनैतिक कृत्य है, इस प्रकार से नहीं रहना है। और यदि उनको साथ में रहना है तो वो लोग विवाह करके साथ में रह सकते हैं। तो ये हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर सकता है। अगर हम लिव इन में पंजीकरण की व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी तो उन्हें धीरे धीरे सरकारी मान्यता मिलेगी, सरकारी मान्यता से फिर उनको सामाजिक मान्यता मिल जाएगी। तो अगर यदि सामाजिक मान्यता मिलेगी तो हमारा जो ये सामाजिक ढांचा है ये चरमरा जाएगा, क्योंकि हमारे भारत में परिवार को एक बहुत बड़ी इकाई के रूप में माना जाता है। ये माना जाता है कि यदि परिवार है तो समाज है, और समाज है तो राष्ट्र है। तो यदि परिवार नाम की जो छोटी सी इकाई है यदि यही टूट गई तो फिर राष्ट्र भी विखंडित हो सकता है, ये मेरा मानना है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस व्यवस्था से जो है वो लोग विवाह जैसे पवित्र जो बंधन है उससे विमुख भी होने लगेंगे। बिल्कुल विमुख हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। एक अभी इसी पर मैं एक डिबेट देख रही थी, तो उसमें एक मैडम है जो कि जो कमेटी है यूसीसी जी, उसमें वो मेंबर भी हैं। जी जी जी। तो उनसे भी कुछ ऐसा ही पूछा गया, तो उनका ये कहना था कि कई बार हमारे समाज में लोग रह रहे हैं इस पे, ऐसा नहीं है कि लिव इन कोई बड़ी बात है या नई बात है। अब आजकल जो ये जो नया जो मॉडर्न हम जिसको कह रहे हैं कि आज का मॉडर्न टाइम्स में तो बड़ा लोग बड़े खुलकर रह रहे हैं, बच्चे ज़्यादातर जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उनका ये भी कहना था कि कई बार इन चीज़ों का गलत भी इस्तेमाल होता है कि कोई मान लीजिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, जब तक ठीक है तब तक तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ दोनों के बीच में होती है, मान लीजिए लड़का लड़की को जो है वो कुछ नुकसान पहुंचाता है किसी तरीके से, तो लड़के की कोई आइडेंटिटी पता नहीं है, वो कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पे हम उसे ट्रेस कर सके या ट्रैक कर सके। सेम ऐसा नहीं है कि लड़कों के मामले में भी है। मान लीजिए 4 साल 5 साल से कोई साथ रह रहा है, बच्चे हैं, और फाइनली जब आपका ठीक है तब तक तो ठीक है, फिर जहाँ गलत हो जाते हैं तो वहाँ उनका कहना होता है कि हमारे साथ तो जी रेप हुआ है। तो कहते हैं कि इन सारी चीज़ों के उस पर फिर हमारे पास कोई प्रॉपर ग्राउंड भी नहीं है कि हम लड़के को दोषी माने लड़की को दोषी माने, लेकिन उनका कहना था ये भी इस व्यवस्था पे अंकुश लगाने के लिए भी ये प्रावधान आया है। तो इस पर आप अपने विचार क्या देखते हैं आप इसमें? पहले तो मैं उन मैडम का नाम स्पष्ट कर दूं, मेरे ख्याल से उनका नाम डॉक्टर सुरेखा डंगवाल हैं। हाँ, जो दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति हैं जी, और काफ़ी विद्वान हैं, लेकिन कानून की जानकार नहीं है।
और जब कोई कानून बन रहा है तो उसमें यह अपेक्षा की जाती है कि उसमें कानून के जानकार हों, या फिर यदि आप व्यक्तिगत कानून बना रहे हैं तो जो लोग व्यक्तिगत कानून के बारे में जानते हैं, जैसे हम लोग मिताक्षरा पद्धति से संचालित होते हैं जो हिंदू समाज है, तो उसका जानकार उस कमेटी में होना चाहिए था। अपने जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो कुरान से संचालित होते हैं तो उसके विशेषज्ञ होते, या जो ईसाई समुदाय के लोग हैं बाइबल से संचालित होते हैं, उनका जो रीति रिवाज है, तो इस प्रकार की व्यवस्था के जो धर्माचार्य हैं उनको कमेटी में रखना चाहिए था। लेकिन जो दूसरा विषय यहाँ पर आया है कि आजकल जो लड़का लड़की साथ में रहते हैं, उनके बारे में, उनके आइडेंटिटी के बारे में, या कल को उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है उसके बारे में पता नहीं चलता है। उसके बारे में देखिए, हमारे उत्तराखंड में एक पुलिस अधिनियम बना हुआ है, और पुलिस अधिनियम के द्वारा यदि हम अपने घर में कोई भी किराएदार रखते हैं उसका वेरिफिकेशन होता है। तो यदि कहीं पर कोई लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना उस मकान मालिक की जिम्मेदारी है। तो उस वेरिफिकेशन के माध्यम से इस जानकारी को, इस डाटा को जुटाया जा सकता है कि ये लोग एक साथ एक मकान में रह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो डाटा आ सकता है। यदि वो साथ में रह रहे हैं तो एक प्रमाण के रूप में भी उसका उपयोग हो सकता है कि भाई ये एक साथ रह रहे हैं, और वेरिफिकेशन के माध्यम से उनकी जो आइडेंटिटी है वो भी छिप नहीं सकती है। तो इन सब चीज़ों का पता वहाँ से चल सकता है। लेकिन आप यूसीसी के माध्यम से उन्हें लिव इन का पंजीकरण प्रमाण पत्र दे करके एक तरीके से सरकारी मान्यता दे रहे हैं। देखिए, हर शहर में कुछ रेड लाइट एरिया होता है, और वहाँ सबको पता है कि यहाँ इस तरीके का अनैतिक कार्य होता है। तो सरकार ये तो नहीं कर सकती कि उस अनैतिक कार्य को लीगलाइज कर दे और उस रेड लाइट एरिया में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको लाइसेंस दे दे कि आप इस तरीके का अनैतिक कार्य करें। या कहीं पर जुआ भी खेलते हैं लोग, अलग अलग तरीके से गलत कार्य करते हैं, तो उनको जो है लाइसेंस दे करके उनको ये नहीं कहा जा सकता कि आप जो है इस तरीके का कार्य करें। तो ये भी एक तरीके से अनैतिक कार्य है, और उनको लाइसेंस दे करके यह कार्य नहीं किया जाना चाहिए जो हमारे समाज की दृष्टि में अनैतिक है। बिल्कुल। तो आपके विचार ये हैं कि इस तरह की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है उत्तराखंड में कि हम लिव इन को पंजीकृत करें? देखिए, उसकी मैंने बताया ना, देखिए अल्टरनेटिव व्यवस्था है। आपको यही तो पता करना है कि लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, क्योंकि देखिए इस पंजीकरण का कोई फ़ायदा भी नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ एक एक्ट बना है, स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें अंतर धार्मिक विवाह होते हैं। इस यूसीसी के माध्यम से एक ही धर्म के जो लोग हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बीच में विवाह हो सकता है। लेकिन कहीं पर हिंदू मुस्लिम है, हिंदू क्रिश्चियन है, मुस्लिम क्रिश्चियन है, या अलग अलग ऐसे धर्म के मानने वाले अंतर धार्मिक जो लड़का लड़की हैं, उनके बीच में जो विवाह की व्यवस्था है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में होती है। और वहाँ पर वो अपना विवाह करवाने के लिए जो स्पेशल मैरिज ऑफिसर होता है उसके पास जाते हैं, तो वहाँ से जो लड़का और लड़की दोनों के घर में नोटिस जाता है और उनको सूचना जाती है, और उनके घर वाले यदि इस पर कोई आपत्ति करना चाहें तो अपनी आपत्ति वहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं, और पूरा उसमें 1 महीने का समय होता है। उस 1 महीने के अंतर्गत वो अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, लिव इन के माध्यम से यदि लड़का या लड़की दोनों में से किसी की आयु 21 वर्ष से कम है, तब ऐसी परिस्थिति में उनके घर में नोटिस जाएगा। लेकिन उस नोटिस पर भी जो बच्चे के गार्जियन हैं वो आपत्ति नहीं कर सकते हैं। केवल उनको सूचना जाएगी कि आपका बच्चा 21 साल से कम का है, यहाँ पर इसके साथ लिव इन में रह रहा है। उनको आपत्ति करने का कोई अवसर वहाँ पर नहीं मिलता है। और यदि वो 21 वर्ष से ऊपर हैं तो तब उनको सूचना नहीं जाएगी, किसी थर्ड पार्टी को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। केवल थाने में रिकॉर्ड के लिए एक रिकॉर्ड रहेगा कि यहाँ पर ये लोग लिव इन में रहते हैं। तो फिर इसका उपयोग क्या है? इस प्रकार का डाटा यदि केवल आपने थाने में ही रखना है, लिव इन में कौन रह रहा है, और कोई आपत्ति का अवसर नहीं देना है गार्जियन को, तो आप जो है किराएदारी अधिनियम के अंतर्गत इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ भारत में लड़के के विवाह की आयु 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष तय की गई है। और देखिए एक उम्र होती है 16, 17, 18 साल की उम्र, जब एक हार्मोनिकल चेंजेस के कारण लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो उस आयु में यदि बच्चे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं तो एक विराम रहता है कि भाई लड़का 21 वर्ष से पहले विवाह नहीं कर सकता, लड़की 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं कर सकती। जैसे हिमाचल, वहाँ पर तो इसी मानसून सत्र में जो लड़की के विवाह की उम्र है वो 21 वर्ष कर दी गई है।
तो उनको एक पता है कि इससे पहले हम विवाह नहीं कर सकते, तो वो ना भाग सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं और अपने कैरियर के प्रति फिर वो लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक उनको छूट दे दी है कि आप जैसे ही 18 साल के होंगे आप जो है लिव इन में साथ में रह सकते हैं। तो आपका ये कहना है कि लिव इन में जो है वो 18 साल से ऊपर के कोई भी रह सकते हैं? हाँ, कोई भी Minimum रह age सकता जो है है। वो 18 साल हाँ, निर्धारित कानून में है। व्यवस्था दे दी गई मतलब है। शादी के लिए तो फिर भी 21 है, यहाँ पे 18 कर दिए जी दोनों जी की। जी जी, ये बड़ा ये महत्वपूर्ण, थोड़ा सा हाँ। हाँ गलत है। और दूसरा एक चीज़ है ना कि देखिए एक बहुत छोटी सी बात है, 2020 के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है विवाह की उसको 21 वर्ष करेंगे, और उसका वो विधेयक लेकर के आए। लेकिन फिर जो संसद के सदस्य हैं उन्होंने विरोध किया और उसको जो है उन्होंने प्रवर समिति को भेज दिया, और 2020 से 2025 ये आ गया है। 5 सालों में अभी तक वो प्रवर समिति ये डिसाइड नहीं कर पाई कि लड़की की उम्र 18 करी जाए या 21 करी जाए। अच्छा। तो इतना छोटा सा जो बिंदु है, क्योंकि इससे हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो प्रभावित होती है, तो वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए। और यहाँ इन्होंने डिसाइड कर दिया यूसीसी की कमेटी ने आप लिव इन में रह सकते कि हैं। आप 18 साल में लिव इन में रह सकते हैं। बताइए। तो आपके अकॉर्डिंग ये जो लिव इन वाला रजिस्ट्रेशन वाला जो ये मुद्दा है, ये लिव इन को रोकने के लिए बना है या प्रमोट करने के लिए आपको नज़र आ रहा है? भाई इस कानून के माध्यम से तो यही लग रहा है कि ये प्रमोट करने के लिए बना हुआ सा लगता है। और इसी कारण जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है और हर वर्ग जो है आज उद्वेलित है और ये चाहता है भाई यूसीसी आप लाए हैं, बहुत अच्छी बात है, यूसीसी का स्वागत होना चाहिए। और लेकिन इसमें जो ये व्यवस्था दी गई है ये बहुत गलत है। और कम से कम ये जो कमेटी है ना यूसीसी जिसने बनाया है, इसने इसका ये कहना है कि ये जो हमने यूसीसी बनाया है ये जनता के सुझाव लेकर के बनाया है। हाँ बिल्कुल। और हमें 2,33,000 सुझाव ऑन रिकॉर्ड इनको मिले हैं, और इनका कहना है कि हमने यहाँ 10,000 से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन किया है। तो इस कमेटी को सार्वजनिक रूप से ये बताना चाहिए कि इन 2,33,000 सुझाव में से इनको कितने सुझाव लिव इन के रजिस्ट्रेशन के लिए मिले हैं। भाई हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा नज़रिया गलत हो, लेकिन ये जो 2,33,000 सुझाव मिले हैं इनमें से हमारे उत्तराखंड के लोगों का कितनों का नज़रिया ये है कि जो ये चाहते थे कि लिव इन का पंजीकरण हो। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में बहुमत की बात ही सुनी जाती है। तो मेरा नज़रिया गलत हो सकता है मैं आपसे सारी बातें गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जब ये पता चलेगा कि लिव इन के लिए इतने लोगों ने सुझाव दिया तो हो सकता है फिर मैं भी अपना नज़रिया परिवर्तित करूँ। लेकिन ये चीज़ तो सार्वजनिक रूप से अभी तक नहीं आई ना कि उत्तराखंड में 2,33,000 जो इनको सुझाव प्राप्त हुए हैं कमेटी को, उसमें से कितने सुझाव लिव इन के पंजीकरण के लिए मिले थे। हाँ ये मैंने भी देखा है कि ये समाज से उठकर ये बात आई है, ऐसा बोला गया है। जी 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 बिल्कुल। तो उन्होंने तो इसको बनाने का पूरा दोष समाज पे रख दिया कि समाज ने हमसे बोला इसलिए हमने बना दिया। इवन एक पॉइंट उसमें ये भी था कि पेरेंट्स अनविज्ञ होते हैं। जी जी तो जी। इससे क्या पेरेंट्स को वो मतलब कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है इस बिल के अकॉर्डिंग जो यूसीसी में जो ये लिव इन वाला है? देखिए 21 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं हाँ। तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। अच्छा। और 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में दोनों में से कोई एक भी है तो केवल इन्फॉर्मेशन जाएगी, लेकिन उन्हें ऑब्जेक्शन करने का कोई अवसर नहीं है। अच्छा, पेरेंट्स को मतलब सिर्फ पता है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, अपने बच्चे को ला नहीं सकते। अच्छा। और 18 से नीचे है तो खैर वो तो फिर प्रावधान ही नहीं है, फिर उसके लिए तो अलग प्राविधान है, उसमें तो ये व्यवस्था नहीं है। तो थोड़ा सा हम इसके दूसरे और जो हमारे यूसीसी में और चीज़ें जो है प्रॉपर्टी को लेकर, जी जी जी। तो प्रॉपर्टी को लेकर क्या इसमें नया है? देखिए नया तो कुछ भी नहीं है इसमें, लगभग जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है लगभग उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। अच्छा। लेकिन इसमें एक चीज़ करी है कि पहले जैसे किसी के पुत्र की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी संपत्ति का बंटवारा उसकी विधवा, उसके बच्चे और माता को इस तरीके से एक, हाँ उसमें क्लास 1 के हायर उनको बोलते थे, उनमें जाता था। यहाँ पर माता के साथ पिता को भी जोड़ दिया है। अच्छा। पहले पिता क्लास 2 मतलब वर्ग 2 का हायर होता था, तो अगर वर्ग 1 का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो तब वर्ग 2 में संपत्ति बढ़ती थी। तो यहाँ पर माता पिता, पहले माता को जो शेयर मिलता था वो माता के साथ पिता को उसमें भागीदार कर दिया है, इक्वली अब हो, इक्वली कर दिया। तो माता पिता एक शेयर होल्डर, विधवा एक शेयर होल्डर और जैसे उसके बच्चे हैं वो एक शेयर होल्डर हैं। और एक चीज़ जो मैं सरकार का विज्ञापन सुन रहा था उसमें वो कह रहे हैं कि हमने पुत्रियों को अधिकार दे दिया, तो ये अधिकार 2005 में मिल चुका था। हाँ ये पहले भी था। पहले भी था। और ये
जो संपत्ति का अधिकार है ये केवल वो संपत्ति है जो गैर कृषि जिसे बोलते हैं गैर कृषि वाली संपत्ति। अच्छा। जो कृषि की जैसे हमारी जो जमीन वगैरह होती है उस पर फिर दूसरा कानून लागू होता है। वो उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम जिसे उत्तराखंड जमींदारी अधिनियम कहते हैं वो अधिनियम वहाँ पर वो लागू होता है। तो उसमें बेटियों वाला और या बेटों वाला ये नहीं चलता? उसमें फिर अलग प्राविधान है। तो अभी जैसे हम देखने को आता है कि बेटियों के नाम पे बहुत पहले से है ये तो कि भाई उनको भी होगा, लेकिन प्रैक्टिकली दिखता नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि बेटियाँ बोलती हों इस तरह का। तो इससे कुछ चेंज आएगा या फिर वही चलता रहेगा? देखिए हमारे जो यहाँ कंसेप्ट ये था कि जो बेटियों के विवाह के बाद वो दूसरे घर में चली जाती थी जी। और फिर जब दूसरे घर में जा रही हैं तो वहाँ उन्हें फिर राइट मिलता है, उस घर में राइट मिल जाता था। तो इस कारण जो हमारे जानकार लोग थे उन्होंने यहाँ पर बेटियों को अपने माता पिता के साथ जो उनकी संपत्ति है उसमें हिस्सेदार नहीं रखा। लेकिन आजकल जो व्यवस्था हो गई है, आजकल या तो सिंगल पेरेंट हो गए हैं, बच्चा एक है या दो है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर सरकार के लिए ये व्यवस्था लाना आवश्यक हो गया कि वो बेटियों को भी अधिकार दें। तो अब अगर कोई बेटी ऐसा कहती है तो उसको मिलेगा मतलब अधिकार? कहती क्या, वो तो कानून में प्राविधान है, मिलेगा ही मिलेगा। उसके बिना कहे भी मिलेगा, बिना कहे भी मिलेगा, बिना कहे भी मिलेगा। लेकिन तो यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं 2005 से ये चल रहा था, लेकिन ऐसा कभी देखने को मिला नहीं। नहीं, अमूमन ये देखा जाता है कि लड़कियां ही नहीं वो लड़कियां आगे नहीं आती हैं। हाँ। और दूसरा ये होता है कि लड़कियों का विवाह जिस घर में होता है वहाँ भी उन्हें संपत्ति में अधिकार मिल जाता है, वहाँ वो बहू के रूप में उन्हें वो अधिकार मिल जाता है। तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि वो माता पिता के घर में अपने अधिकार का सरेंडर कर देती हैं। यदि कहीं कोई ऐसी जो गैर कृषि संपत्ति है तो वहाँ पर बेटियां अधिकतर ये लिख करके दे देती हैं कि इसको मेरे भाइयों के बीच में वितरित कर दिया जाए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर वो उस तरीके से चली जाती है और जो मांगने वाली होती है उन्हें मिलता भी है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कानून में प्राविधान है। एक चीज़ में और इससे संबंधित एक मैं न्यूज़ देख रही थी, एक डिबेट, तो उसमें एक और चीज़ जो मुझे देखने को मिली वो ये थी कि इसमें क्लॉज है जो रेजिडेंट वाला जो क्लॉज है। जी जी जी। तो उसमें ये था कि इसमें आपने ये दिया कि 1 साल तक अगर आप रह रहे हैं तो आप यहाँ के नागरिक माने जाएंगे। ऐसा कोई इसमें प्राविधान नहीं है। असल में जो लोग इस तरीके की आवाज़ उठा रहे हैं वो लोग कानून के जानकार नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें ये व्यवस्था ये दी गई है कि ये कानून किस पर लागू होगा। तो ये उन पर लागू होगा जिन्हें उत्तराखंड में रहते हुए 1 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है। तो उसका ये इंटरप्रिटेशन मान लेना कि मतलब जो यहाँ 1 वर्ष से ज़्यादा रह रहा है वो अन्य जगह भी अपना नागरिकता वाला जो है। हाँ, नागरिकता से इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा। वो असल में हमारे कुछ आंदोलनकारी साथी हैं और कानून की जानकारी नहीं रखते हैं। तो हर कानून की एक अलग अलग व्याख्या होती है, वो किस पर लागू होगा किस पर लागू नहीं होगा। तो ये नागरिकता का कानून नहीं है, ये सिर्फ जो यूसीसी के अंतर्गत विवाह विच्छेद और उत्तराधिकार की जो व्यवस्था दी गई है इसके बारे में बताया गया है कि ये किस पर लागू होगा। अच्छा। तो उसमें ये कहा गया है कि जो उत्तराखंड में 1 वर्ष या उससे अधिक रह रहा है उस पर लागू होगा, जो यहाँ केंद्र और राज्य सरकार की सेवा में है उस पर लागू होगा, जिसे केंद्र या राज्य सरकार से कोई लाभ मिलता है उस पर लागू होगा। अच्छा। तो इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है। तो वो एक स्पेसिफिक चीज को लेकर कहा गया है। जी हाँ, स्पेसिफिक चीज मतलब को ऐसा नहीं है कि वो हर जगह अपनी नागरिकता फिर घोषित करते नहीं। नागरिकता के लिए फिर अलग कानून है, ये केवल इसके जो प्राविधान है जी। जैसे विवाह अगर वो यहाँ एक वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहा है तो फिर उसको जो विवाह होगा या विवाह विच्छेद उसको तलाक लेना है तो फिर वो हमारे इस कानून के अंतर्गत लेगा। तो जैसे कोई फिर यहाँ स्पेशली जैसे अभी डेस्टिनेशन वेडिंग का यहाँ पे आह्वान किया है मोदी जी ने, तो अगर कोई इस तरह की वेडिंग्स करने यहाँ पर आता है क्या उस पर भी ये लागू होगा? ना, उस पर लागू नहीं होगा। इसमें ये दिया गया है कि जिन्हें यहाँ पर या तो एक तो यह है कि जो यहाँ का स्थायी नागरिक होने की पात्रता रखता है, चाहे वो इस राज्य में रहे या राज्य से बाहर रहे, तो एक उन पर लागू हो रहा है। और दूसरा जो यहाँ राज्य और केंद्र सरकार की सेवा में है उन पर लागू हो रहा है। और जिन्हें जो है यहाँ पर रहते हुए 1 वर्ष या उससे अधिक लागू हो गया है उन पर लागू हो रहा है। तो ये डेस्टिनेशन वेडिंग उन पर लागू नहीं हो रहा है। एक चीज़ और जो इसमें देखने को मिली वो ये थी कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं हमारी उनको इससे बाहर रखा गया है। जी जी जी। आपको क्या लगता है सर, उनको क्यों बाहर रखा? क्या वो महिलाएं भी हैं, उनके भी तो अधिकार हैं? देखिए, शेड्यूल ट्राइब वाला एरिया इस क्षेत्र अपने उत्तराखंड में एक सीमित क्षेत्र है और कुछ एरिया यहाँ पर ऐसा है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लोग बहुविवाह भी करते हैं और एक क्षेत्र के बारे में तो ये कहा जाता है कि वहाँ महिलाएं बहुविवाह करती हैं। तो इस हिसाब से उनकी अपनी रीति रिवाज हैं, तो उसको जो है इस यूसीसी के माध्यम से प्रोटेक्ट किया गया है और ये प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए।
इसलिए उनको बाहर रखा गया। हाँ, इसलिए उनको बाहर रखा गया। वो उनके रीति रिवाज हैं, सदियों से उस रीति रिवाज को मानते चले आए हैं, तो उसको, और उसमें ऐसा कुछ गलत भी नहीं है। और समय के साथ मुख्य धारा में आएंगे तो फिर वो धीरे धीरे उन पर भी यूसीसी लागू होगा, वो बातें अलग हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर उनको उससे प्रोटेक्ट किया गया उनके रीति रिवाज के अनुसार। एक चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है इस चीज़ को लेकर, वो ये है कि जैसे उत्तराखंड ने अभी यूसीसी लागू कर दिया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इसको लागू नहीं किया, तो कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे है वहाँ नहीं है, या जब वहाँ पर होगा तो किस चीज़ से होगा, मतलब कुछ कन्फ्लिक्टिंग्स ऐसा हो सकता है कैसे? हाँ, मेरे को लगता है कि भविष्य में इस प्रकार के विवाद तो आएंगे ही। हाँ। जैसे कोई नागरिक जो यहाँ स्थायी नागरिक होने की पात्रता रखता है, उसको यहाँ अपने विवाह का पंजीकरण करवाना होगा। अब मान लिया लड़का लड़की दोनों बाहर रह रहे हैं, बंगलौर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उत्तराखंड के यहाँ के रहने वाले हैं बाई कास्ट, उन्हें अपना पंजीकरण यहाँ करवाना पड़ेगा। अब कल को अब विवाह उनका दिल्ली में हुआ, रहते खाते सब वहीं रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं, लेकिन इस कानून को इस तरीके से बनाया गया है कि इसके प्राविधान उन पर वहाँ भी लागू होंगे, और यहाँ पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो उनको दंड भी देना पड़ेगा। तो अगर मान लिया इस राज्य ने उन पर दंड आरोपित कर दिया तो उसकी वसूली कैसे होगी? तो ये विचारणीय प्रश्न है। और मान लिया वहाँ उस राज्य का कानून बन जाए तो वो पंजीकरण कहाँ करवाएगा, यहाँ करवाएगा, वहाँ करवाएगा, तो भविष्य में इस तरीके की विसंगति आ सकती है और फिर उसका समाधान भी होगा। देखिए, कानून में नई नई चीज़ें आती हैं और उनमें समाधान भी होता है, लेकिन इस कानून में एक बड़ी विचित्र बात है। वो विचित्र बात यह है कि इस तरीके की कोई विसंगति होती है, कोई कठिनाई होती है, तो उसे जो है सिर्फ 2 वर्ष के अंतर्गत ही उसमें संशोधन किया जा सकता है। 2 वर्ष के बाद इसमें कोई संशोधन ही नहीं होगा। तो ये थोड़ा संविधान में संशोधन हो जाता है, कानून में संशोधन हो सकता है, इसमें 2 वर्ष के बाद फिर संशोधन की संभावनाएं समाप्त कर दी। तो यानी ये जितने भी संशोधन होने हैं जो भी हैं वो 2 वर्ष तक ही जी जी जी, हो पाएंगे, जैसा मैंने इसमें पढ़ा है धारा 390 में जी। तो इस तरीके का इसमें प्राविधान किया है। चलिए, काफ़ी बातें भी हो गई हैं। आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि इसमें जो यूसीसी जो ये लागू है उत्तराखंड में, इसके आपको सबसे अच्छे जो पहलू हैं वो क्या लगे? अच्छा पहलू तो ये है कि जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छा कानून आ गया है। और विशेष रूप से हमारी जो मुस्लिम वर्ग की बहनें हैं वो यूसीसी के ना आने के कारण बड़ी पीड़ित थी। उनके यहाँ जो तलाक की व्यवस्था थी बड़ी सरल थी और आदमी किसी भी तरीके से बड़ी आसानी से उनको तलाक दे देता था। तो एक तरीके से उनका इस यूसीसी के माध्यम से प्रोटेक्शन हुआ है। हालांकि अपना उत्तराखंड में जो बहुसंख्यक है हिंदू समाज है उसको कोई विशेष लाभ इसमें नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें छोड़ भी दी गई हैं। इसमें देखिए अडॉप्शन वो छोड़ दिया है। वही मैं कह रही थी, कुछ लूप होल्स भी इसमें। जी जी जी, अगला यही था मेरा जी जी, कि इसमें जो लूप होल्स हैं वो आपको क्या लगते हैं? एक तो एडॉप्शन है बिल्कुल, और एक गार्जियनशिप है। थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे आप ये एडॉप्शन? देखिए, एडॉप्शन की बात तो ये है कि अपना ये जो उत्तराखंड है और उत्तराखंड में भी जहाँ हम ये कोटद्वार में हैं यहीं पर दुनिया का सबसे पहला एडॉप्शन हुआ था। शकुंतला को कण्व ऋषि ने अडॉप्ट किया था। लेकिन वो विश्वामित्र जी की बेटी थी। हाँ, विश्वामित्र जी और मेनका की बेटी थी और वो उसे छोड़ के चली गई थी मेनका, और उसको अडॉप्ट किया था। और यहाँ पर एडॉप्शन को इसमें छोड़ दिया है। जो मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनके धर्म में एडॉप्शन की व्यवस्था नहीं है। वो अनाथ बच्चे को दूसरे माध्यम से, दूसरे एक्ट के माध्यम से अडॉप्ट कर सकते हैं, और वो भी तब जब उनका नंबर आएगा। कहीं कोई अनाथ बच्चा मिलता है तो उसको लेने के लिए पंजीकरण होता है, पंजीकरण में जब उनका नंबर आएगा तब उस बच्चे को वो गोद ले सकते हैं। लेकिन यूसीसी के माध्यम से या किसी अन्य विधि के माध्यम से या अपने कानून के माध्यम से वो अपने किसी रिश्तेदार के, अपने कम्युनिटी के किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। इसके माध्यम से इसे नज़रअंदाज कर दिया है। गार्जियनशिप की जहाँ तक बात आती है तो मुस्लिम महिला अपने सगे बच्चों की गार्जियन नहीं हो सकती। अच्छा, नेचुरल गार्जियन नहीं हो सकती। तो ये अधिकार मिलने चाहिए थे। तो इन पहलुओं पे शायद जो ये कमेटी है बनाने वाली, इसने ध्यान नहीं दिया। देखिए, जब आप कानून ला रहे हैं, इतने साल आपने अध्ययन किया, सब चीज़ों को खंगाला, लोगों से राय ली, तो पूर्ण कानून लाना चाहिए था। जितने भी हमारे व्यक्तिगत कानून हैं इनको पूर्णता के साथ लाना चाहिए था। तो मेरे को लगता है कि ये अधूरा कानून यहाँ पर सामने आया है। तो काफ़ी बातें हो गई हैं और मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या मैसेज आप देना चाहेंगे यूसीसी के रिगार्डिंग? देखिए, एक अच्छा कानून है और विशेष रूप से सरकार की मंशा बहुत अच्छी है।
सरकार ने यहाँ पर वादा भी किया था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे और अपने वादे को पूरा किया है। और वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी में उन्होंने 2 विधि विशेषज्ञ रखे। उन्होंने एक माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई जी रखी और साथ में कोहली जी रखे जो सिक्किम उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त थे। उसके साथ कुछ अन्य लोगों की कमेटी बनाई। तो सरकार ने तो अपनी तरफ से प्रयास किया कि ये सब लोग एक अच्छा कानून बनाकर देंगे, लेकिन कमेटी ने जो कानून बनाकर दिया और कमेटी का ये कहना था कि हमने जनता की राय लेकर के इस कानून को बनाया, तो कानून बनाने के बाद इसके ड्राफ्ट को जनता की समीक्षा के लिए नहीं रखा गया। हाँ, बिल्कुल। अगर जनता की समीक्षा के लिए रखते तो शायद हमें भी अवसर मिलता, हम अपनी बात को रख पाते कि भाई इसकी ये व्यवस्थाएं हमारी संस्कृति हमारे परिवेश के अनुकूल नहीं है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या ये चीज़ें आपने नज़रअंदाज कर दी, इसको इसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो हमारी उम्मीद है कि इन सब पहलुओं पे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो ध्यान देंगे, इसमें संशोधन करेंगे और हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप इस कानून को बनाएंगे। आपके कहे अनुसार ये होता कि थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी इसमें आ जाती अगर ये ड्राफ्ट रूप में पहले जनता के समक्ष आता। जी हाँ, क्योंकि इसको ये कहा गया है कि इसके लिए हमने जनता की राय ली और मेरी जानकारी में तो पहला ऐसा कानून अपने देश में बना है जिसमें इस प्रकार से जनता से राय मशवरा लिया गया, इस प्रकार से सुझाव लिए गए और उसके बाद इस कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो उन्होंने ड्राफ्ट के नतीजों को भी सामने नहीं रखा। कम से कम जैसे आज हम अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई आप उन नतीजों को रखो तो सही, जिसमें लिव इन के पंजीकरण की बात लोगों ने आपसे कही अपने उत्तराखंड के। बिल्कुल। तो वो चीज़ें जो उनको सुझाव मिले उसके नतीजे सामने नहीं रखे गए, ड्राफ्ट को जनता की समीक्षा के लिए नहीं रखा गया, तो जिसके कारण कुछ विसंगति हैं। और ये मुझे लगता है कि अभी 2 वर्ष का समय है, इस दौरान तो इसमें संशोधन की गुंजाइशें हमेशा रहती हैं। बिल्कुल। तो संशोधन होगा और हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप ये ड्राफ्ट बनेगा। तो सर बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें अपना समय दिया और हमसे जुड़े और इतने जो विशेष और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर आपने आज प्रकाश डाला और मेरे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। और लोगों से भी मेरी यह अपेक्षा रहेगी कि आप भी इस कानून को पढ़िए और यदि कोई विसंगति नज़र आती है तो उस पर ध्यान दे करके अपनी बात को अपने जनप्रतिनिधियों तक रखिए कि आप इसमें इस तरीके से संशोधन करें। धन्यवाद। तो आप थे एडवोकेट श्रीमान अमित सजवान जी और आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जिन पे आप भ्रमित रहे होंगे, मुझे आशा है कि वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह के पॉडकास्ट में इस तरह की पर्सनालिटीज़ को हम आगे भी आपसे मिलवाते रहेंगे और अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद आप हमें इसी तरह से देते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।